हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी से 369 में। तो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है रासो साहित्य। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं आप लोग को एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। असत्य कथन कौन सा है? ताशी ने रासो की उत्पत्ति जो है राजसूय से माना जाए। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो की उत्पत्ति को माना। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो की उत्पत्ति रास से माना है। इनमें से सभी सत्य है, कौन सा होगा सही? तो यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रास से ना मानकर रासू से माना है, ये हमारा हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे इसकी सही की बात करेंगे तो रासू लगेगा तब सही होगा। ठीक है, रास नहीं है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, और हम आगे थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करें फ्रेंड्स। तो ऊपर में भी जितने ये ताशी का अर्थ यहाँ पे गारसादा ताशी है, जिसने कि राजसू से माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है, उसका भी इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम स्वामी जी रसिक से मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी राजयश से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा सर्वमान्य मत की बात करेंगे तो यहाँ पे रासक से माना जाता है। अगर किसी का नाम नहीं देके डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा तो वहाँ पे रासक के साथ जाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कि जिस प्रकार विलास नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए, रूपक नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए, प्रकाश नाम देकर चरित्र काव्य, उसी प्रकार रासो नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि रासो की विशेषता में नहीं है, क्या नहीं है? इसमें चारण कवियों के द्वारा चरित्र वर्णन का काव्य है, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि आश्रयदाताओं के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, कल्पना आधारित है, और श्रृंगारिकता का अभाव है। तो फ्रेंड्स, इसमें श्रृंगारिकता का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रृंगार का भी वर्णन है, इसीलिए यहाँ पे श्रृंगार का अभाव नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। यहाँ पे पीहू चित्तौड़ना आवू साहब पिहीन तीज जीव वाट विरहनी खिन खिन आवे खीज। ये पंक्ति किसकी है? यहाँ पे खुमान रासो की, बिसलदेव रासो की, परमाल रासो की, और इसके साथ साथ इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका सही आंसर बताना है। तो ये आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये खुमान रासो की पंक्ति है। ठीक है, खुमान रासो किसकी रचना है? तो ये दलपत विजय जी की रचना है। बिसलदेव रासो जो है ये नरपति नल्ला की रचना। परमाल रासो जो है जगनीक की रचना है। ठीक है, अगला देखेंगे हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिसलदेव रासो के संबंध में असत्य कथन है। इसमें जो है 4 खंड और 2000 चरणों में विभक्त है, यानी कि बिसलदेव रासो। इसके प्रथम खंड में बिसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के बातों से बिसलदेव रूट कर उड़ीसा चले जाते हैं। इसे हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला बात है, हिंदी की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें 12 मासा का वर्णन है। तो इसमें से कौन सा है जो असत्य है बताना है। 5 नंबर का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तीसरे खंड में इस विषय का वर्णन नहीं है, बल्कि ये दूसरे खंड में इस विषय का वर्णन है, इसीलिए यहाँ पे दूसरा खंड आ जाएगा। तो ये सही होगा, तीसरा खंड है इसीलिए यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखें। इन सब के विषय को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा फ्रेंड्स, और शुक्ल जी के बुक में मिल जाते हैं विषय, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगला हम देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा किस रासो ग्रंथ में मिलती है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, इनमें से कोई नहीं। तो किस में मिलता है? बिसलदेव रासो में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि संदेश रासक की तरफ बिसलदेव रासो एक गए काव्य है। फर्क यह है कि रासो में कुछ घटनाएं भी जुड़ी है, जबकि संदेश रासक रासो का अर्थ यहाँ पे बिसलदेव रासो से लिया गया है फ्रेंड्स, उसमें कुछ घटनाएं भी जुड़ी हुई है, जबकि संदेश रासक में घटनाएं नहीं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा 7 नंबर बच्चन सिंह का ये कथन है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि जब भी बिसलदेव रासो के और संदेश रासो की तुलनात्मक की बात की जा रही होगी तो वहाँ पे बच्चन सिंह आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन तुलनात्मक बात करेगा बिसलदेव रासो के बारे में? तो बच्चे लोग करेंगे, यानी कि बच्चन सिंह। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बिसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो ये 8 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सिद्ध विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो ये किसका कथन है? 9वां नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये राम कुमार वर्मा का कथन है। कथन तो बहुत सारे आते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट बहुत सारे हैं और बहुत ऑथेंटिक सब है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन सॉरी फ्रेंड थोड़ा टाइम का मेरे पास अभी अभाव है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर, परमाल रासो को अप्रमाणिक किस विद्वान ने माना? अभी तक तो पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे परमाल रासो की बात की जा रही है। तो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है परमाल रासो को जो है अप्रमाणिक माना है। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? अल्लाखंड है। जगनीक ने 1173 ईस्वी में जो है मतलब इनका प्रकाशन आ जाता है, इनके लेखक जो आ जाते हैं जगनीक आ जाते हैं। और अल्लाह और उदल के इसमें क्या है, इसका विषय जो है उसके युद्ध का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अल्लाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, यह कथन किसका है? 11 नंबर क्वेश्चन बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका हो जाएगा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन हो जाएगा, हमारा 1 नंबर सही होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे अल्लाखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है और इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में कौन से कवि की सॉरी फ्रेंड प्राकृतिक पेंगलम में कौन से कवि की रचना संकलित है? तो बब्बर की, जल्लन की, शारंगधर, इनमें से सभी। तो आप लोग को पता होगा कि प्राकृतिक पेंगलन में जो है इन सभी की रचना और इसके साथ साथ जो एक विद्याधर आ जाते हैं उनकी भी रचना इसमें संकलित है। ठीक है, और इस रचना के बारे में बोला जाता है कि ये रचना जो है शारंगधर की रचना है, लेकिन इसमें बहुत सारे इस मतलब रचनाकार को लेकर थोड़े से विवाद देखने को मिलता है। लेकिन इस रचना में जो है 8 पद जो है वो शारंगधर के भी मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन इससे ये बनता है कि इसमें से कौन से कवि की रचना संकलित है, तो इनको तो आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके साथ विद्याधर, और इनके संकलनकर्ता कौन है? तो संकलनकर्ता से जो क्वेश्चन आते हैं इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। मैं इतनी जो क्वेश्चंस बना रही हूँ ऐसा नहीं कि बस मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ कंटेंट से, नहीं, बिल्कुल मैं प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रख के करती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए यूजफुल जरूर रहेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानने वाले कौन है? जो है कि प्रमाणिक इसमें से नहीं मान रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ शर्मा। तो कौन होगा यहाँ पे जो कि प्रमाणिक नहीं मान रहे हैं? तो देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी जो है ये इनको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो बिल्कुल इसमें भी देख लीजिएगा कि अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है, प्रमाणिक मानने वाले कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा को जो है अपभ्रंश भाषा मानने वाले विद्वान कौन है? तो यहाँ पे मुनिजिन विजयी, सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से सभी। तो इनकी भाषा को अपभ्रंश मानने वाले, पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में भी विवाद है, इनके काव्य ग्रंथ के बारे में विवाद है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इन सब को लेकर। तो मतलब इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पृथ्वीराज रासो के बारे में इसके प्रमाणिक और अप्रमाणिक के बाद अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो आप बिल्कुल मेरे ट्रिक की वीडियो लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य कथन है, कौन सा है? पृथ्वीराज रासो के बारे में इसके 4 संस्करण मिलते हैं किसके? पृथ्वीराज रासो के। और इसका जो पहला सर्ग है वो आदि समय, यानी कि सर्ग है पहले, फिर उसके बाद उसमें समय में डिवाइड है। ठीक है, तो आदि समय है, अगला है यहाँ पे ऑप्शन। इसके
20वें सर्ग में मतलब कि 20वां सर्ग जो है इसमें विष्णु के अवतार राम का वर्णन किया गया है। इसके 61वां सर्ग जो है उसमें उसे कन्नवज सर्ग है, तो असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा तीसरा नंबर। यहाँ पे 20वें सर्ग में विष्णु के अवतार का बात नहीं किया गया है फ्रेंड, बल्कि इसके दूसरा सर्ग जो है ना उसमें विष्णु के अवतार का बात किया गया है। कौन सा? इसके जो दूसरा सर्ग है यहाँ पे उसमें किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम 20वें सर्ग की बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासो का जो सबसे छोटा सर्ग बोला जाता है ना वो 20वां सर्ग है। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला बात हो जाता है। अगर थोड़ा सा यहाँ कन्नवज सर्ग की बात करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पृथ्वीराज रासो में जो है सबसे बड़ा सर्ग है और ये पृथ्वीराज रासो पर केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वीराज रासो की भाषा षड भाषा मानने वाले विद्वान में कौन आते हैं? षड यानी कि 6 भाषा मानने वाले। तो यहाँ पे आ जाते हैं चंद्रवरदाई शुक्ल जी आ जाते हैं, फिर बच्चन सिंह। कौन सा सही होगा? तो इसका चंद्रवरदाई खुद मानते हैं। एक इसके मतलब इनके षड भाषा के बारे में एक पंक्ति में बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, भिखारी दास जी का है कि ब्रज मागधी मिले अमर नाग यावन भाषा सहज फारसी मिले षड विधि कहत बखान, कुछ ऐसे टाइप से। यानी कि पहले तो यहाँ पे ब्रज की बात की गई है, फिर मागधी की बात की गई है। तो ब्रज हो गया, मागधी हो गया, फिर अमर भाषा की बात की गई। तो अमर का अर्थ संस्कृत से होता है फ्रेंड्स, शायद आप लोग को पता होगा। फिर नाग भाषा की बात की गई है। तो नाग भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राकृतिक भी आता है और अपभ्रंश भी आता है। यवन भाषा तुर्की को बोला जाता है, फारसी। तो 6 भाषा हो जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार मतलब भिखारी दास की इस पंक्ति को देखिएगा तो इसमें आपको इनकी भाषा का भी कौन कौन सी भाषा उनका भी वर्णन मिल जाता है। आगे फिर हम यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, पृथ्वीराज रासो को किसने विशाल घटनाकोश तथा आदिकाल की श्रेष्ठ कृति माना है? बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो छंदों का अजायब घर है, ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ये पे शुक्ल जी है। फिर यहाँ पे शिव सिंह सेंगर, बच्चन सिंह। तो इसके किसने जो कहा है इसको छंदों का अजायब घर? तो छंदों का अजायब घर कहने वाले जो हैं ये शिव सिंह सेंगर हैं। और इसके साथ साथ एक डॉक्टर बर्थवाल, हाँ डॉक्टर बर्थवाल ही कुछ ऐसे एक और आते हैं फ्रेंड्स, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने लिखी नहीं है सामने में, इसीलिए एक और आते हैं जो कि आप लोग देख लीजिएगा, जो कि पृथ्वीराज रासो के छंदों का अजायब घर कहते हैं। आप लोग को ये बताना है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन जो है, पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक की महाकाव्य की त्रासदी किसने माना? बच्चन सिंह ने, चाहे रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर हम देखेंगे तो किसने माना है? तो बच्चन सिंह ने माना है राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि आरंभिक काल का प्रधान कवि चंद यानी कि चंद्रवरदाई है, जो हमारे हिंदी संसार का चारा से, ये कथन किसका है? बच्चन सिंह नामवर। हरियोध, यहाँ पे दिनकर से रामधारी सिंह दिनकर, ये हरियोध से यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हरियोध जी आ जाएंगे। ठीक है, किसके? चंद्रवरदाई जी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रासो साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेने का कोशिश किया है। और फ्रेंड्स मैं PDF ये वाला अभी सोच रही हूँ नहीं देने का, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा। माही साहित्य एकेडमी एक टेलीग्राम चैनल है। मैं सोच रही थी 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन एक साथ करके देती और फिर उसके बाद मैं पेज में आंसर भी दे दूंगी, तो उस तरह आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अभी ना सही लेकिन एग्जाम के टाइम में बहुत बहुत यूजफुल रहेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन का अगर मैं PDF बना के दे दूंगी तो वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ से देख के अगर वहाँ खुद से क्वेश्चन कीजिएगा तो वो आपको चीज़ जो आप याद कीजिएगा वो बहुत अच्छी तरह से रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी जैसे पढ़ाई की थी हम लोगों के लिए वो यूजफुल रहा था। वीडियो देखने के बाद हम बाद में उस PDF को सॉल्व करते हैं तो मेरे माइंड में उन चीज़ों को हम भूलते नहीं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि 100 क्वेश्चन का अगर मैं बना के दे दूँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मतलब ऐसा होगा कि 1 घंटे का पूरा मॉक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा। अगर आप लोगों के पास अगर इन बातों को लेकर कोई इशू हो तो कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।